स्वागत है दोस्तों मेरी चैनल पे। अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। चलिए मानवा की शुरुआत करते हैं। मानवा की शुरुआत में हम एक लड़की को देख पाते हैं जो कि एक जेल के अंदर बैठी होती है और कह रही होती है, बहन जवाना। वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है, चिल्लाते हुए कहती है, प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो। उसकी बहन जवाना कहती है, आप में पश्चाताप का कोई लक्षण नहीं दिखता। निकोलस को चोट पहुंचाने के लिए यह आपकी सज़ा है। यह भी पर्याप्त नहीं है किसी मालकिन की बेटी जैसे नीच व्यक्ति के लिए। यह सुनकर हमारी फीमेल लीड बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो चिल्लाती हुई कहती है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। उस आदमी ने मेरे रूम का मजाक उड़ाया। उसकी बहन कहती है, क्या यह सच में नहीं है? वो उसकी तरफ एक घिनौनी नज़र से देखती और कहती है, यह घिनौना रूप से इस बात का प्रमाण है कि आपका ब्लड अशुद्ध है। हमारी जो फीमेल लीड होती है वो कहती है, मैं भी इस तरह पैदा नहीं होना चाहती थी। उसकी बहन एक चाकू को आगे करते हुए कहती है, क्या आपको सचमुच पता नहीं है कि आप किस तरह की समय में हैं? वो उस चाकू को उसके पास फेंकती है और कहती है, अगर आप हर चीज़ से इतनी नफ़रत करते हैं तुम मर क्यों नहीं जाते? हमारी फीमेल लीड काँप रही होती है और उसकी जो बहन है वो बहुत ज़्यादा हंस रही होती है। हमारी जो फीमेल लीड है उसका नाम अभी तक बताया नहीं गया, इसलिए वो चाकू उठाती है और कहती है, ठीक है, क्या मैंने ऐसा किया कि मुझे यह सब मिलना चाहिए? वो रोते हुए कहती है, यह बाल भी, मुझे हर तरह से इस चीज़ से नफ़रत है। वह कहती है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं मर जाऊंगी। वह आखिरी बार हंसती है रोते हुए और इसके बाद बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसी की आवाज़ सुनाई देती है। और यहाँ पर कोई कहता है, एक अंधेरा कमरा, फर्श ठंडा है। और हम देख पाते हैं कि अंधेरे कमरे में एक मोमबत्ती जल रही होती है और एक बाल्टी जैसी कुछ रखी होती है। कोई कह रहा होता है, मैं कहाँ हूँ? हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जो कि मन ही मन कहती है, यह किसी जेल जैसा दिखता है जैसे मैंने गेम्स या फिल्मों में देखी थी। तभी वहाँ पर बिजली गिरती है और हमारी फीमेल लीड उठती है और कहती है, उफ़, यह दर्द करता है। वो अपने हाथों की कलाई को देखती है और शॉक हो जाती है और चिल्लाकर कहती है, यह क्या है? और मैं खंजर क्यों पकड़ी हुई हूँ? बहुत खून बह गया है। वो इधर उधर देखती है और सोचती है, सबसे पहले मुझे खून बहना रोकना है, मुझे गाँव साफ़ करनी है, लेकिन यहाँ कोई सिंक नहीं है। वो अचानक अपने सिर में दर्द महसूस करती है और सोचती है, मुझे इसे रोकने के लिए दबाव डालना होगा। फिर वो पीछे पलटते हुए सोचती है, चलो देखते हैं क्या इसमें कुछ इस्तेमाल करने की चीज़ें होंगी। वो एक बिस्तर को देखती है, काट लेती है और कहती है, यह अगला है। फिर अपने हाथ में लगी घावों को धीरे धीरे पट्टियों से बांध लेती है और अपने हाथ को गौर से देखते हुए कहती है, अभी के लिए रोक दिया गया है। वो बिस्तर के पास बैठी बैठी सोचती है, मुझे घायल जगह को दिल से ऊपर उठाकर रखना होगा। ठीक है, यह बिस्तर पूरी तरह से काम करना चाहिए। फिर वो उठने लगती और कहती है, मैं कहाँ हूँ? क्या मेरे बाल इतने लंबे थे? फिर वह बताती है कि मैं जापान में नर्स के रूप में काम करती थी। हमें वहाँ पर एक मेडिकल दिखाई जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वह अपने बच्चे के साथ थी। वो कहती है, और अपनी रात की शिफ्ट ख़त्म करके घर लौटते हुए मैं अपने लिए पुरस्कार के रूप में अपनी पसंदीदा मिठाई खरीद रही थी। उसी वक्त उसका फ़ोन बजा। वो फ़ोन उठाती है और बात करने लगती है, हाँ नमस्ते। वो जा रही होती है, तभी एक गाड़ी तेज़ी से आता है और उसे उड़ा देता है। लोग आगे बढ़ते और कहते हैं, यह तो एक दुर्घटना हो गई है, पुलिस कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। हम देख पाते हैं कि उसने जो मिठाइयाँ खरीदे थे वो सड़क पर बिखरी पड़ी हैं। वो प्रेजेंट में आती और कहती है, लेकिन जब मुझे होश आया, नाशपाती टर्ट पकड़ने की जगह मैं खून से लथपथ थी और मेरे हाथ में खंजर था। यह लगता है कि इस निकाय के मालिक का नाम एलिसिया है, एलिसिया कैसरिया डे अर्जन राज्य की राजकुमारी। उसके पिता राजा है, लेकिन क्योंकि उसकी माँ एक विदेशी नाचने वाली है, वो अपने पिता द्वारा अपेक्षित रही है और उसकी बहन उसे नीच कुल की होने के कारण
तिरस्कृत करती है। जब कोई बात उसे नापसंद होती तो वह नौकरों को सजा देती और तुच्छ बातों पर निम्न कुलीनों की ज़मीन छीन लेती। कमज़ोर लोगों को अपने गुस्से का शिकार बनाती। हम प्रेजेंट में आती है और हम देख पाते हैं कि हमारी जो फीमेल लीड है उसके बारे में बताई जा रही होती है, वो काँप रही होती है और कोई कह रहा होता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझसे ऐसा कहने की हिम्मत कैसे की। वह किसी लड़के को धक्का मार रही होती है और कहती है, एकमात्र बाहरी इंसान। वह उसे ज़मीन पर धक्का देकर गिरा देती है और उसका नाम होता है लॉर्ड कैलोस। वो बेचारा ज़मीन पर पड़ा होता है और हमारी जो फीमेल लीड है वो गुस्से में दांत से सिकोड़ रही होती है और कहती है, निकोलस भावी राजा था जिसे शादी दामाद के रूप में लाया गया था। एलिसिया को तुरंत इस काल कोठरी में कैद कर दिया गया। किसी और की यादें रखना मेरी अपनी नहीं। यह एक अजीब सा एहसास है। मैं जापान में मर गई और अब मैं एलिसिया के रूप में पुनर्जीवन ले रही हूँ। वो अपने हाथों को देखते हुए सोचती है, क्या ऐसा हो सकता है, एक साधारण सपना। फिर वो कदमों की आवाज़ सुन पाती है। एक गार्ड आता है और कहता है, बाहर आओ, आपकी सज़ा पर फैसला हो चुका है। हमारी फीमेल लीड, अब हम इसे इसके नाम से पुकारेंगे, इसका नाम है एलिसा। एलिसा सोचती है, सज़ा क्या होगी, ज़रूर से यह मौत की सज़ा होगी। वो अपने हाथों की हथकड़ियों को देखते हुए सोचती है, लेकिन मुझे अभी भी घाव के संक्रमित हो जाने की चिंता है। मैं उचित इलाज चाहती हूँ। गार्ड उसे ले जा रही होती है। उसे पीछे से कोई देख रहा होता है। हमें वह शख्स दिखाया जाता है जो कि उसे अजीब निगाहों से देख रहा होता है। एलिसा कुछ दूर जाकर कहती है, माफ़ करें, मैं थोड़ा घायल हूँ, इसलिए मुझे दवा की ज़रूरत है। गार्ड कहता है, महामहिम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। फिर दरवाज़ा खोलती है और हम महाराज को देख पाते हैं, जिनके सामने 2 और लोग खड़े होते हैं। वहाँ एंट्री करते हुए एलिसा सोचती है, क्या वे लोग एलिसिया के परिवार हैं। हम देख पाते 2 लोगों को। वो दोनों नौटंकी करने लगते हैं। उनमें से जो लड़की होती है वो कहती है, कितना दयनीय, ऐसा लगता है कि एलिसिया के चेहरे ने उसे चोट पहुंचाया है। इसके बाद वो लड़ी जो होती है वो कहती है, ये एलिसिया, और गुस्से में चिल्लाते हुए कहती हैं, तुम अभी भी जिंदा हो कायर। तुमने निकोलस को सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया और बेशर्मी से अपना चेहरा दिखाया। वो उसकी बाल खींच लेती हैं और थप्पड़ मारते हुए कहती है, जल्दी से निकोलस के सामने घुटने टेको और माफ़ी मांगो। एलिसिया सोचती है, यहाँ तक कि दर्शकों के सामने भी वह ऐसी ही अभिनय कर रही है। फिर एलिसा थोड़ी मुस्कुराती है और सोचती है, इसमें कोई हैरानी नहीं कि एलिसिया विकृत निकली। यह सच है कि एलिसिया ने उसे सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया। एलिसिया कहती है, लॉर्ड निकोलस, क्या आप कहीं घायल हैं। फिर हमें किसी का पैर दिखाया जाता है जो ज़ोर से पटकते हुए कहती है, भले ही वह घायल हो गया हो, क्या चीज़ें इस तरह ख़त्म होंगी। वह वही लड़की होती है जो चिल्लाकर कहती है, क्या आप जानते हैं निकोलस को कितनी चोट लगी थी, सिर्फ उस गंदे हाथों से छुए जाने मात्र से। तुम्हें तो अपनी जगह भी नहीं मालूम। यहाँ वो लेडी कहती है, क्या आप सुन रही हैं। राजा जो होते हैं वो कहते हैं, एलिसिया, निकोलस भावी राजा है, क्या आप इस तथ्य से अवगत नहीं हैं। हमारी फीमेल लीड मन ही मन कहती है, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना रही हो, यह सच है कि इस शरीर के ऑनर ने दूसरों को नुकसान पहुंचाया है। इससे कोई बड़ी घटना घट सकती थी। यहाँ पर एलिसा कहती है, हाँ महाराज, यह मेरी गलती है। मेरा मतलब है मैं कोई भी सज़ा स्वीकार करूँगी। राजा शौक होते हुए कहते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, इसका मतलब यह नहीं है कि सज़ा बदल जाएगी। फिर राजा कहते हैं, एलिसिया, मैं तुम्हारा विवाह अष्टवरे साम्राज्य के सम्राट किलफोर्ड ब्रैड वान हैवसबर्ग से करा दूंगा। यह सुनकर एलिसिया शौक में पड़ जाती है और सोचती है, क्या शादी एक सज़ा है। मैं कहाँ शादी कर रही हूँ। अष्टवरेश साम्राज्य पड़ोसी देश है और वे हाल ही तक दुश्मन थे। क्या मैं आपका बंदूक हूँ। क्या यह राज्य अपनी उपद्रवी राजकुमारी से छुटकारा पाकर उसे बंधक बनाकर शत्रु के पास भेज देगा। वो दोनों फिर से खुश होने लगते कहते, कितनी फिटिंग है।
फिर हमें एलिसिया को देखते हैं जो कि मुंह लटकाते हुए सोचती है दुश्मन के देश में शादी करना, लेकिन जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ शायद यह एक मौका है इस विश्वासघाती जगह से भागने के लिए। अगर मैं सम्राट का अनुग्रह जीत लूँ, यानी कि उसका दिल जीत लूँ, मैं तुरंत महारानी बन सकती हूँ। वो थोड़ा सा स्माइल करते हुए सोचती है बार्ड में काम करने से मैंने जो धैर्य अर्जित किया है इसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। फिर वो बताती है अष्टबरे साम्राज्य अर्जुन साम्राज्य का एक पड़ोसी राष्ट्र है। अर्जुन राज्य एक प्रमुख व्यापारी राष्ट्र था, लंबे समय से साम्राज्य के साथ समुद्री युद्ध में उलझा हुआ था। हालांकि जब दोनों देशों को भारी नुकसान हुई तो एक युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। नवरचित किलफोर्ड को निर्दयी सम्राट कहा जाता है। वह साम्राज्य के उत्तराधिकार की पंक्ति में 5वें राजकुमार थे। जैसे ही पिछला सम्राट बीमार पड़ा, उसे अपने बड़े भाइयों पर राजद्रोह का आरोप लगाया और एक के बाद एक उन्हें मृत्यु दंड दिलाया। ऐसी अफवाहें हैं कि यह सभी अपराध उसके द्वारा गढ़े गए थे, यहाँ तक कि उसे अपने करीबी सहयोगियों को भी मौत के घाट उतार दिया। उनकी माँ महारानी सोफिया को भी बीमारी के बहाने नज़रबंद कर दिया गया था। साम्राज्य में कोई भी किलफोर्ड का विरोध नहीं कर सकता। साम्राज्य में जब भी कोई नया सम्राट सिंहासन पर चढ़ता है, उनके लिए 13 पत्नियां रखना परंपरा है। इसके बाद हम बग्गी देख पाते हैं जो कि स्नोफॉल के बीच में से जा रही होती है, और हम उस बग्गी के अंदर एक आदमी को देख पाते हैं जो कहता है लेडी एलिसिया, आपका महामहिम सम्राट का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रयास करना होगा। सौभाग्यवश हाल ही में गृह युद्ध के कारण उनके राजकुमार ने रहने के लिए दोनों से लेकर अब तक उनकी कोई भी सहचरी उनके साथ नहीं रही है। मैंने सुना है कि सभी 13 पत्नियों को एक साथ राजधानी में बुलाया गया है, इसीलिए पहला प्रभाव ही सफलता की कुंजी होगा। इस पर तो एलिसिया मुंह से अजीब तरीके से हाँ कहती है। फिर वो सोचने लगती है यह बहुविवाह पर आधारित एक हरम प्रणाली है। न केवल मैं एक दुश्मन देश में शादी कर रही हूँ, बल्कि मुझे एक ठंडे खून वाले सम्राट के साथ एक अस्तित्व के खेल में प्रतिस्पर्धा भी करनी है। फिर वह आदमी कहता है नए सम्राट ने घोषणा की है कि उत्तराधिकार को लेकर भविष्य में होने वाले विवादों को रोकने के लिए जब प्रथम राजकुमार का जन्म होगा तो वह अपनी सभी पत्नियों को तलाक दे देगा। इस पर एलिसिया शौक हो जाती है और शौक होते ही कहती है क्या? फिर वो कहती है मैंने सुना है कि उत्तराधिकार विवाद का कारण सबसे पहले वही था। फिर वही आदमी कहता है आखिरकार मास्टरमाइंड कौन था? यह महज एक अफवाह है। यदि आप महामहिम के सामने ऐसी बातें कहेंगे तो आपको तुरंत तलाक दे दिया जाएगा। एलिसिया हंसती हुई सोचती है यह हो सकता है। फिर वो कहती है अगर मैं अपने वतन लौट जाऊं। फिर वही आदमी कहता है क्या आपको सचमुच लगता है कि आप वापस लौट सकेंगे? एलिसिया घबराते हुए कहती है नहीं। फिर वही आदमी कहता है दूसरे शब्द में अगर आप महारानी का पद सुरक्षित करने में असफल रहे तुम्हें सजा दी जाएगी। यह सुनकर एलिसिया तो शॉक हो जाती है। फिर वही आदमी कहता है लेडी एलिसिया, अगर आप जादुई औजारों का उपयोग करने में भी असमर्थ है, सौभाग्यवश आपके पास शाही खून है। यह बात एलिसिया को तीर की तरह चुभती है। वो आदमी कहता है और शायद साम्राज्य में आपके चेहरे का कुछ आकर्षण हो। वो सोचती है ये कितना सख्त बात है। फिर वो सोचती है लेकिन ईमानदारी से किसी कारण से मैं जादू का इस्तेमाल करने में पूरी तरह से असमर्थ हूँ। फिर वो सोचती है इस दुनिया में हर किसी के पास स्वाभाविक रूप से जादुई शक्ति होती है। वो रोने लगती है और सोचती है और जादुई उपकरण कहे जाने वाले सुविधाजनक सामान लोगों के जीवन को और अधिक आरामदायक बनाते हैं, लेकिन एलिसिया के पास कोई जादुई शक्ति नहीं है। यह सचमुच अक्षमता की परिभाषा है। मेरे जैसे किसी इंसान को इस अज्ञात दुनिया में निर्वासित किया जाना, इसका अर्थ है मौत। मुझे किसी तरह काम करना होगा। फिर हंसते हुए कहती है ड्यूक सही है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि वह आदमी ड्यूक हैं। एलिसिया हंसते हुए कहती है चलो अब से साम्राज्य में अच्छी तरह से मिलजुल कर रहे।
वो हाथ आगे करती है तो ड्यूक अपना मुंह फेर लेता है, तो एलिसिया सोचती है क्या वह मुझे अनदेखा कर रहा है। फिर ड्यूक कहता है मैं हूँ ड्यूक अल्कोर्ड। फिर वो कहता है मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें याद नहीं है, मैं निम्न श्रेणी के कुलीन अल्कोट परिवार से हूँ जिनकी ज़मीनें आपने जब्त कर ली थी। एक परिचारक की भूमिका तक सीमित कर दिया गया। अब मैं तुम्हारे साथ राज्य से निर्वासित हो गया हूँ। यह सुनकर एलिसिया शॉक हो जाती है और कहती है मैं मुझे या एलिसिया सोचती है मुझे लगता है कि एलिसिया ने किसी तुच्छ कारण से उनकी ज़मीन जब्त कर ली, जैसे कि उनके कपड़ों का रंग पसंद ना आना। लेकिन काउंट अल्काट जो हाल ही में देहात से आए थे यह नहीं जानते थे। एलिसिया ने अपनी कुटाओं को अपने अपने से निम्न स्तर के लोगों पर निकाला। उसने अवश्य ही बहुत से शत्रु बना लिए होंगे। फिर वो मुंह लटकाते हुए कहती है मैं सच्चे दिल से माफ़ी मांगती हूँ ड्यूक अल्कोट। मेरी लापरवाही के कारण आपको नुकसान हुआ है। मैं आपसे मेरी पिछली गलतियों को माफ़ करने के लिए नहीं कहूँगी, लेकिन अब से मुझे आशा है कि आप अब मेरे साथ रहेंगे। ड्यूक कहते हैं हाँ, मैं ऐसा करने की इरादा रखता हूँ क्योंकि यह मेरा कर्तव्य है। हम देख पाते हैं कि बर्फ़ गिर रही होती है और बर्फ़ के बीच में से बग्घी जा रही होती है। बग्घी जाकर एक आलीशान महल के सामने रुकती है और ड्यूक कहते हैं अर्जुन राज्य से लेडी एलिसिया आ गई है, कोई कहता है। फिर हम वहाँ के बटलर को देख पाते हैं जो कहते हैं आपने दर्शकों को व्यवस्थित रूप से रखने का अवसर होगा, प्लीज़ अपना नाम पुकारे जाने तक यही इंतज़ार करें। को एलिसिया को देखते हैं जो कहती है शुक्रिया। एलिसिया एक जगह पर बैठी होती है और सोच रही होती है क्या अब मैं उस निर्दयी सम्राट से मिलने वाली हूँ। मैं घबरा रही हूँ। ड्यूक का रवैया थोड़ा कठोर है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया था कि मेरे कपड़े सम्राट के कपड़ों के रंग के ही हो। फिर हम एक लेडी को देखते हैं जो कहती है क्या आप भी महामहिम से मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। हम उस लड़ी को देखते हैं जो कि एक पिंक कलर की कपड़ों में सामने आती है, जिसे देखकर एलिसिया सोचती है वह बहुत खूबसूरत है। वह सचमुच एक राजकुमारी है। वो उसके सामने झुकते हुए कहती है मैं एलिसिया कलोसिया डी अर्जन हूँ। वह लड़की कहती है अर्जन। फिर वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है आप राज्य से हैं, मैं बैंडी वान हैमसन हूँ, आपसे मिलना सम्मान की बात है। फिर एलिसिया कहती है मैंने सुना है कि आज महामहिम सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, क्या आपको अलग कपड़ा नहीं पहननी चाहिए। फिर वह लड़ी कहती है क्या ऐसा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना। फिर बैंडी कहती है शुक्रिया, मुझे लगता है मुझे सफ़ेद कपड़े पहन लेनी चाहिए। आपके धन्यवाद से आप अब महामहिम मुझसे नफ़रत नहीं करेंगे। एलिसिया कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बाद एलिसिया सोचने लगती है क्या उसे धमकाया जा रहा है। बार्ड में एक नया बढ़ती हुआ इंसान था जो जानबूझकर एक महत्वपूर्ण संदेश नहीं दे रहा था। मैं मानती हूँ कि दुनिया में हमेशा ऐसे ही लोग होते हैं। हम देख पाते हैं कि बेंड्री बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से मुस्कुराती है। इसके बाद वहाँ पर बटलर आते हैं और कहते हैं एलिसिया क्लैरिसिया डे अर्जन प्लीज़ अंदर आइए। एलिसिया अंदर जाते हुए सोचती है अब मेरी बारी है। मैं पंक्ति में सबसे अंत में थी, लेकिन आखिरी वाला हमेशा याद रहता है। मैं ज़रूर से एक बहुत अच्छा प्रथम प्रभाव बनाने जा रही हूँ। फिर दरवाज़ा खोलता है और एलिसिया अंदर एंट्री करती है और वो उस सम्राट को देख पाती है। वो शॉक हो जाती है, बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है बेचारी, और सोचती है सम्राट सफ़ेद कपड़े पहने हुए है, लेकिन यह कैसे हो गया। वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ भी खड़ी हुई थी जिनके बीच एलिसिया भी खड़ी हुई थी। वहाँ पे मौजूद वह लेडी बैंडी इविल और एक के साथ उसे देख रही होती हैं। एलिसिया अंदर जाती है तो सम्राट कहता ही युद्ध विराम के प्रतीक के रूप में उन्होंने कहा कि वे एक साथी भेजेंगे, इसलिए मैंने स्वीकार कर लिया। वो गुस्से में कहता है लेकिन सच में उनका इरादा क्या है। एलिसिया घबरा जाती है और सोचती है मैं कैसे जान सकती हूँ, कोई मुझे बताओ प्लीज़। वो बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है और अपनी मन ही मन कहती है यह तो मैं पूछना चाहती हूँ। सम्राट कहते हैं ऐसा लगता है कि अर्जन शाही परिवार की सबसे छोटी बेटी के बारे में जो अफवाहें फैली थी कि वह घमंडी और अहंकारी है, वह सच थी। क्या आप खुद को सम्राट के बराबर समझते हैं। फिर वो कहते हैं केवल महारानी ही सम्राट के समान रंग के कपड़े पहन सकती है।
एलिसिया घबरा जाती है और सोचती है उनकी संस्कृति हमारी संस्कृति से पूरी तरह विपरीत है। एलिसिया उन लड़कियों को देख पाती है जहाँ पर वही लेडी बैंडी हंस रही होती है। एलिसिया सोचती है वह जानती थी लेकिन ऐसा दिखावा करती कि उसे पता नहीं है। एलिसिया उन लोगों से घिरी हुई होती है और सोचती है यह सिर्फ बैंडी की बात नहीं है, बाकी सब भी दुश्मन है। मुझे गलतफहमी दूर करनी होगी। एलिसिया कहती है मैं अपने ज्ञान की कमी के लिए गहराई से क्षमा चाहती हूँ। अर्जुन में आपने भगवान के समान रंग पहना समर्पण का प्रतीक है। सम्राट कहता है लेकिन यह साम्राज्य है। एलिसिया सोचती है यह गलत है, यह सब बस बहानेबाजी जैसी लगेगा। मैं चाहे जो भी कहूँ यह बेकार है। फिर सम्राट कहता है या फिर किसी ने आपको फंसाया है। क्या आप यह दावा करने की योजना बना रहे हैं कि आपके साथ धोखा हुआ है? एलिसिया सोचती है कि ड्यूक ने उससे कहा था कि मैं ड्यूक अल्कोट हूँ। मैं निम्न श्रेणी के कुलीन अल्कोट परिवार से हूँ जिनकी ज़मीनें आपने जब्त कर ली थी। वह सोचती है यह ड्यूक ही था जिसने इस पोशाक का चयन किया था। वह सिर हिलाते हुए सोचती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। हमारे पहुँचते ही दर्शकों का आना जाना था, इसलिए जांच करने का समय नहीं मिल पाया। इसके अलावा साम्राज्य में से किसी ने भी इस और ध्यान नहीं दिया। सम्राट कहता है आप क्या करेंगे? क्या आप अपना नाम साफ करने के लिए किसी और की बलि देंगे? क्या वह मुझसे यह अपेक्षा कर रहा है कि मैं दोष किसी और पर डालूं? मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैंने ऐसा किया तो क्या वह मुझे माफ़ कर देंगे? एलिसिया सर झुकाते हुए कहती है मुझे माफ़ करे, ज्ञान की कमी मेरी गलती है। वह सोचती है यहाँ तक कि अगर मैं यहाँ ड्यूक को दोषी ठहराती हूँ तो मुझे संदेह है कि माफ़ी इतनी आसानी से मिलेगी। ऐसा लगता है जैसे मेरी परीक्षा ली जा रही है। ड्यूक थोड़ा सोचता है और कहता है क्या ऐसा है? फिर तुरंत मेरी नज़रों से ओझल हो जाओ। एलिसिया कांपते हुए कहती है हाँ। फिर वह उन लोगों के बीच से चली जाने लगती है तो कोई कहता है वह कितनी मनोरंजक इंसान है। यह जानकर महाराज को उसी क्षण गुस्सा आ जाता है जब वह उनका अभिवादन करती है। एक इंसान को मार दिया गया है और कितना हास्यास्पद है। एलिसिया बाहर आती है और लंबी सी सांस लेती है। ड्यूक आते हैं और कहते हैं लेडी एलिसिया। एलिसिया कुछ नहीं कहती और चुप रहती है। ड्यूक पूछते हैं तुमने दोष मुझ पर क्यों नहीं डाला? क्या आप मुझ पर दया या कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? एलिसिया कहती है ऐसा नहीं है, हम दोनों में से किसी को भी पता नहीं था, कोई और रास्ता तो है नहीं। यह सुनकर ड्यूक शॉक हो जाते हैं और ड्यूक कहते हैं ठीक है भले ही मैं दोष ले लूँ, फिर भी असफलता तो असफलता ही है। मुंह लटकाते हुए एलिसा सोचती है ड्यूक सही है, चाहे मैं कैसे भी समझाऊँ सम्राट पर अच्छा प्रभाव छोड़ना कठिन होता। वह एक तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे इसकी भरपाई कैसे करनी चाहिए। ड्यूक इसकी तरफ पलटता है और देखता है। इसके बाद सिनकट होती है और हम बग्गी देख पाते हैं जो कि कहीं जा रहे होते हैं। बग्गी में से एलिसा और ड्यूक उतरते हैं और ड्यूक बताते हैं बगीचा अस्त व्यस्त है और छत पर बर्फ़ के टुकड़े हैं। एलिसा कहती है मैंने सुना था कि यह एक महल था, यह महल है? ड्यूक कहते हैं यह महल है, मैंने सुना है इसे बेजेल पैलेस कहा जाता है। एलिसा सोचती है 13 शाही पत्नियों को रत्न जटित अंगूठियाँ उपहार में दी गई। वे जनवरी से सितंबर तक प्रत्येक माह के प्रत्येक रत्नों के नाम पर बने महलों में रहेंगे। हमें उन रत्नों को दिखाए जाते हैं और बताया जाता है उन उंगलियों का क्रम पत्नियों की रैंकिंग को दर्शाता है। फिर एलिसा को याद आता है कि सम्राट ने उससे कहा था फिर तुरंत मेरी नज़रों से उज्जवल हो जाओ। एलिसा बताती है मुझे एक शत्रु राष्ट्र द्वारा बंधक बनाए जाने के कारण जिसने पहले ही दिन सम्राट को गुस्सा दिला दिया था यह रत्न दिया गया है। यह बेजेल पैलेस 13वां है और इसका अर्थ है अंतिम जगह। चिल्लाते हुए एलिसा कहती है यहाँ तक कि एक रत्न भी ना दिया जाना बहुत ज़्यादा है। एलिसा कहती है मुझे माफ़ करे, मैं थोड़ी समय के लिए बहक गई थी। फिर वह मुँह लटकाते हुए थोड़ा थोड़ा रोते हुए सोचती है मैं मूर्ख थी जो यह सोच रही थी कि अगर मैं साम्राज्य में शादी कर लूँ तो मुझे बदलाव का मौका मिलेगा। सम्राट मुझसे नफरत करता है। फिर हम एक मेड को देख पाते हैं जो कि एलिसा के पास आकर उससे टकराते हुए कहती है क्या आप एक तरफ हट जाना चाहेंगे, आप रास्ते में हैं। एलिसा सोचती है यहाँ तक कि नौकर भी असभ्य है। क्या यह मेरे लिए पहले ही ख़त्म नहीं हो चुका है?
एलिसा बाहर खड़ी सोच रही होती है, यहाँ कुछ भी ठीक से प्रबंधित नहीं है। फिर वह दीवार पर लटकी उस फ्रेम को देखती है और सोचती है, ऐसा लगता है कि यहाँ लंबे समय से कोई नहीं रहता है। वो वहाँ पर एक मेड को देख पाती है और सोचती है, यहाँ तक कि नौकर भी अप्रेरित दिखते हैं। वहाँ एक मेड पोछा लगा रही होती है। उन्हें देख कर एलिसा सोचती है, इस रफ्तार से तो मैं कभी महारानी नहीं बन पाऊंगी, लेकिन मैं निर्वासित भी हो जाऊंगी और अपनी मातृभूमि पर वापस भी नहीं लौट पाऊंगी। मुझे कुछ करना है। फिर वो सोचती है, वह मेरा अस्थायी पति माना जाता है। मुझे इससे नफरत है। मैंने निर्दयी सम्राट के बारे में अफवाहें सुनी और मैं डरने से लगभग मर गई। सिर्फ इसलिए कि कोई सुंदर है, इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ ठीक है। मैं ऐसे किसी इंसान के साथ कैसे रह पाऊंगी? लेकिन अगर मैं महारानी नहीं बनूंगी तो मुझे निर्वासित कर दिया जाएगा। मैं पहले से ही उच्च पदों पर बैठे लोगों द्वारा नापसंद किए जाने की आदी हो चुकी हूँ। खैर, मुझे चीज़ों को बदलने की कोई रास्ता खोजना होगा। मेरे पिछले जीवन में ऐसे समय में मैं मीठी मिठाइयाँ खाकर अपने मन को शांत करूँगी और उसके बाद मुझे बेहतर महसूस होगा और मेरा दिमाग साफ हो जाएगा। फिर वो कहती है, कुछ मीठा है? मुझे किसी की ज़रूरत है। राज्य में पेस्ट्री और चीनी वाली काली चाय कुलीन वर्ग के बीच लोकप्रिय होने लगी, लेकिन साम्राज्य में शायद ही कभी मीठा खाना खाते थे। ऐसा कहा जाता है कि वे खाने के बाद सूखे फल या मदिरा का आनंद लेते हैं। क्या यह भी कोई सांस्कृतिक अंतर है? एलिसा एक मेड के पास जाती है और कहती है, माफ़ करिए, मुझे आपसे कुछ पूछना है। मेड उसकी तरफ देखती है और पलट कर कहती है, अगर आप मुझे कुछ करने का आदेश देने की योजना बना रहे हैं तो क्या आप इसे बाद में कर सकते हैं? एलिसा मन ही मन कहती है, नौकरानी मुझे नज़रअंदाज कर रही है। खैर, मैं वह आखिरी इंसान हूँ जिसने विदेशी राष्ट्र से आते ही सम्राट को नाराज कर दिया। फिर एलिसा हंसते हुए कहती है, मैं आपसे बस कुछ पूछना चाहती हूँ। वो पूछती है, यह पेंटिंग बेजल पैलेस की है ना? नौकरानी कहती है, हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं यह बेजल पैलेस है। मैंने सुना है कि जो पूर्व पत्नी यहाँ रहती थी वह दक्षिणी क्षेत्र से थी, इसीलिए उन्होंने उस जगह में पौधे उगाने में काफ़ी प्रयास किया। एलिसा कहती है, अच्छा ऐसा है? नौकरानी कहती है, लेकिन फूल गर्मियों में खिलते हैं, इसीलिए अभी वे। एलिसा वहाँ से जाने लगती है तो मेड कहती है, लेडी एलिसा। और एलिसा तो बिना सोचे समझे घर से ही निकल जाती है। वो बाहर बर्फ़ में टहलती टहलती जा रही होती है और अचानक एक जगह पर जाकर अपना हाथ बर्फ़ के अंदर डालती है और कहती है, यह आसपास। वो एक पौधा निकालती है। हम देख पाते हैं कि वो शकरकंद का जो पौधा होता है उसे बाहर निकालती है और कहती है, वाह, यह सब देखिए, इतना इतना कुछ निकला। वहाँ पर ड्यूक भी आ जाते हैं और कहते हैं, लेडी एलिसा, आप क्या कर रही हैं? क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है? एलिसा कहती है, ओह माँ ड्यूक, यह देखो। वो शकरकंद दिखाते हुए कहती है, शकरकंद, स्वादिष्ट मीठे आलू। ड्यूक शकरकंद देखकर शौक हो जाती है और कहते हैं, वह क्या है? एलिसा सोचती है, ओह मैं देख रही हूँ, उनमें शकरकंद खाने का रिवाज नहीं है। ऐसा लगता है कि इस बगीचे में शकरकंद सिर्फ सजावट के लिए थे। एलिसा कहती, वह बहुत मीठे और स्वादिष्ट है, मैं आपके लिए बुने हुए शकरकंद बनाऊंगी। ड्यूक शौक हो जाते और कहते हैं, तुम इसे खाने जा रहे हो, कुछ ऐसा जो इतना घिनौना दिखता है? एलिसा कहती है, अरे रुको, मुझे अभी एक बहुत अच्छा विचार आया है, चलो हम ऐसा ही करें। फिर वह कहती है, अंदर आओ एमा, यह कैसा था? एलिसा कहती है, और तो आप चीनी नहीं खरीद सकते थे? एमा कहती है, हाँ। फिर वो एक थैली आगे करते हुए कहती है, चीनी महंगी है, इसलिए महाराज से मुझे जो पैसे मिले वे इसे खरीदने के लिए बहुत कम थे। इसके अलावा जिन दुकानों पर मैं जा सकती हूँ वे भी इसे नहीं बेचती। एलिसा कहती है, हाँ मैं देख रही हूँ। एलिसा कहती है, ठंड में बाहर जाना मुश्किल रहा होगा। शुक्रिया एमा, मैं चूल्हे के पास गर्म हो रही हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ मीठा बनाऊंगी। एमा कहती है, कुछ अच्छा? क्या आप इसे बनाने जा रहे हैं? एलिसा खुश होते हुए कहती है, मुझे थोड़ी देर के लिए रसोई घर उधार दे दो। एमा चिल्लाते हुए कहती है, क्या रसोई घर? महारानी, क्या आप खुद खाना पकाने जा रहे हैं? एलिसा कहती है, मैंने पहले ही मेनू तय कर लिया है। फिर हम एलिसा को देखते हैं जो कि कुछ कर रही होती है। नौकरानियाँ पीछे खड़ी फुसफुसा रही होती है,
क्या यह महाराज की पत्नी नहीं है? वह रसोई में क्यों है? क्या वह भी किसी राज्य की राजकुमारी नहीं है, भले ही वह अब बजेल महल में हो? जब वह अचानक रसोई में आई तो सभी लोग घबरा गए। मैं जल्दी जल्दी में सफाई की कोशिश में पागल हो गई थी। एमा कहती है, उसने अचानक मुझसे दूध और अंडे खरीदने को कहा। सचमुच यह बहुत झंझट वाली बात है। एलिसा कहती है, एमा क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? आप इस स्टोव का इस्तेमाल कैसे करते हैं? एमा कहती है, आपको बस उस जादुई उपकरण में जादू डालने की ज़रूरत है, हालांकि अभी थोड़ा सा जादू बाकी है। एमा कहती है, आग पर काबू पाने के लिए अपने पैरों के पास पैडल पर पैर रखे। एलिसा कहती है, तो यह तो कमाल है, यह तो जादुई गैस स्टोव जैसा है। पीछे पलटते हुए एलिसा कहती है, लेकिन क्योंकि मेरे पास कोई जादू नहीं है, मुझे खुशी होगी अगर आप मेरे लिए आग जला सके। एमा शॉक हो जाती है। इसके बाद एमा चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारे पास कोई जादू नहीं है? जरा सा भी नहीं। अब तक आपने अपना जीवन कैसे जिया है? एलिसा हंसते हुए कहती है, क्या यह सचमुच इतना अजीब है? एमा कहती है, मैंने पहले कभी किसी ऐसे इंसान को नहीं देखा जो जादुई औजारों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। एमा सोचती है, कोई जादू नहीं, आप मजाक कर रहे हैं, है ना? यह महारानी सचमुच अजीब है। सम्राट किलफोर्ड के पास साम्राज्य की सबसे बड़ी जादुई शक्ति है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वह किसी ऐसे अयोग्य इंसान को महारानी के रूप में चुने। उसके बाद एमा सर झुकाती है और अपनी उंगली से एक जादू करती है, तो हम देख पाते हैं कि स्टोव में आग लग गई है। एलिसा कहती है, आग सचमुच जल उठी। इसके बाद वो क्यूरियस होकर कहती है, शुक्रिया एमा, यह तो गैस चूल्हे जैसा है, जादू सचमुच कुछ भी कर सकता है। एमा कहती है, हाँ अच्छा। एमा सोचती है, क्या यह सचमुच इतना आश्चर्यचकित होने वाली बात है? भले ही आपके पास जादू ना हो, लेकिन गैस स्टोव क्या है? एमा कहती है, किसी अद्भुत चीज़ की प्रशंसा जादू जैसे कामों के लिए ही आरक्षित होनी चाहिए। महामहिम का बर्फ जादू या मरहम लगाने वाले का उपचार जादू। एलिसा कहती है, बर्फ जादू, उपचार जादू, जादू के बहुत सारे प्रकार है। एमा कहती है, वंश जितना महान होगा उसकी जादुई शक्ति उतनी ही प्रबल होगी। एलिसा मन ही मन सोचती है, इस दुनिया में जहाँ जादू की सब कुछ है, जादू के बिना राजसी होना असंभव है। अब मुझे यह समझ में आ रहा है कि एलिसिया के साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों किया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि वो आलू काटती है। उसे आलू काटता हुआ एमा भी देखती है और सोचती है, हो सकता है कि उसके पास जादू ना हो, लेकिन वह रसोई के चाकू का उपयोग करना जानती है। आलू काटने के बाद एलिसा कहती है, ठीक है, यह हो चुका है। शकरकंद को टुकड़ों में काटने के बाद फिर हम उन्हें गर्म तेल में तलते हैं। एमा कहती है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। बाकी सारे मेड भी शौक हो जाती है। एलिसा आलू को प्लेट में परोसती है और कहती है, जब उनका रंग स्वादिष्ट हो जाए तो उन्हें तेल से निकाल कर एक प्लेट में रख ले। एक पल इंतज़ार करे, बस थोड़ी देर और यह ख़त्म हो जाएगा। माँ कही जाती है। उसके जाने के बाद एक नौकरानी कहती है, उन्हें कब जाना है? एमा कहती है, कौन जानता है। फिर हम देखते हैं कि एलिसा आती है और कहती है, आपको इंतज़ार कराने के लिए माफ़ करे, बाहर बहुत ठंड है। कहती है, यह हो चुका है। और वह प्लेट पर परोसती और कहती है, आइसक्रीम के साथ मीठे आलू फ्राइज। इसमें चीनी नहीं है, लेकिन शकरकंद खुद काफ़ी मीठे हैं। सफ़ेद वाला दूध वाली आइसक्रीम है और पीले वाले में शकरकंद है, इसलिए यह थोड़ा मीठा है। बाहर की बर्फ़ प्राकृतिक फ्रिज की तरह काम कर रही है। एमा कहती है, आप इसे कैसे खाते हैं? एलिसा कहती है, वो ठीक है। फिर वो एक फ्राइज को उठाती है और कहती है, आप कुछ आइसक्रीम उठाए। फिर वो खाकर दिखाती है। फिर वो कहती है, यह स्वादिष्ट है। यह शकरकंद मेरी अपेक्षा से अधिक मीठा है, इसमें चीनी की कोई ज़रूरत नहीं है। वो खाते हुए बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है, गर्मी में मीठे आलू और अंडे आइसक्रीम के बीच का अंतर अद्भुत है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इसे हमेशा खा सकती हूँ। मेड भी शौक होते हुए उसे देख रही होती है। एमा कहती है, क्या आप भी कुछ आजमाना चाहते हैं? फिर वो प्लेट आगे करती है तो एमा एक फ्राइज उठाती है, आइसक्रीम में डुबोती है और अपने मुंह में डालती है और शौक हो जाती है। एमा चिल्लाती हुई कहती है, स्वादिष्ट। फिर एमा पूछती है, सुंदर है और गर्म है? हाँ। एलिसा हंसते हुए कहती है, शकरकंद सच में मीठे और स्वादिष्ट है ना? खाते हुए कहती है, यह मेरे जीवन में पहली बार है कि मैंने कुछ इतना स्वादिष्ट खाया है।
और इस सफ़ेद बर्फ़ का स्वाद भी बड़ा दिलचस्प है महारानी। एलिसा हंसते हुए कहती है, आपके पास भी कुछ होना चाहिए। दूसरी नौकरानी भी आगे बढ़ती है तो एलिसा बताती है, प्रोटीन शकरकंद में मौजूद विटामिन सी को सुरक्षित रखने में मदद करता है, इसलिए गर्म करने पर भी यह नष्ट नहीं होता, जो आपकी त्वचा के लिए बहुत अच्छा है। यह खूबसूरती और स्वास्थ्य दोनों के लिए अच्छा है। इसे ना खाना शर्म की बात होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि बाकी नौकरानियाँ भी शकरकंद खाती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उन्हें खाता देख एलिसा सोचती है, हर कोई इसका बहुत आनंद ले रहा है। अब तक मिठाइयाँ हमेशा मेरे लिए एक उपहार थी। फिर वहाँ पर वो ड्यूक आते हैं। ड्यूक को देख कर एलिसा कहती है, आओ हमारे साथ शामिल हो जाओ, यह सचमुच बहुत स्वादिष्ट निकला। इसके बाद ड्यूक कहते हैं, आप भूले तो नहीं हैं, है ना? एलिसा शौक हो जाती है। फिर ड्यूक कहते हैं, असलियत यह है कि आपको बजेल पैलेस में निर्वासित कर दिया गया था। क्या आप जानते हैं कि महामहिम का गुस्सा अभी भी बरकरार है? एलिसिया हंसते हुए कहती है, तुम क्या कह रहे हो ड्यूक? बेशक मैं भूली नहीं हूँ, लेकिन फिर भी क्या एक पल के लिए थोड़ी खुशी में लिप्त होना ठीक नहीं है? फिर एलिसिया सोचती है, सबसे पहले मुझे लगता है कि मुझे महामहिम का मूड ठीक करना होगा। ड्यूक के बारे में सोचते ही एलिसा की तो पसीने ही छूट जाते हैं। एलिसा सोचती है, मैं ऐसे किसी इंसान से कैसे लड़ सकती हूँ? लेकिन अगर मैं महारानी नहीं बनूंगी तो मुझे निर्वासित कर दिया जाएगा, और फिर किसी ऐसे इंसान के रूप में जो पूरी तरह बेकार है और जो जादुई उपकरण का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं शायद सड़कों पर मर जाऊंगी। वह यह सब सोच रही होती है और दूसरी तरफ मेड मज़े से उस शकरकंद को खा रही होती है। शकरकंद उठाती है और कहती है, यह बात है। फिर वो खुश होती है, कहती है, मैं यह लूँगी। ड्यूक उसे ऐसा करता देख कहते हैं, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? एलिसिया कहती है, मैंने कहा होगा कि अंदर आओ, लेकिन दूसरे शब्द में कहे तो यह एक माफ़ी मांगने की योजना है। फिर वो बताती है, महामहिम को इतना डरावना लगने का कारण निश्चित रूप से यही है कि उन्हें चीनी की आवश्यकता है, इसलिए हम उसे नाश्ता देंगे जिसे वह काम करते समय खा सके और साथ ही माफ़ी भी मांग सके। ड्यूक कहते हैं, क्या आपको लगता है कि यह काम करेगा? एलिसा कहती है, हमें इसे बनाना होगा। फिर वो सोचती है, इस साम्राज्य में कोई भी मीठा नाश्ता नहीं है। सूखे मेवे चाय के साथ परोसे जाने वाला आम नाश्ता है, और मिठाई में केवल मीठी शराब ही पी जा सकती है। इसका मतलब यह है कि मीठी खाद्य पदार्थ काफ़ी दुर्लभ है। ऐसे समय में अगर कोई महारानी जो दुर्लभ मीठे नाश्ते का सृजन करती है, धूमकेतु के समान प्रतीत होती है। फिर वह खुश होती हुई सोचती है। फिर वो सपने देखने लगती है तो कोई उसे पुकारने लगता है, लड़ी एलिसा साम्राज्य में सर्वश्रेष्ठ। वो अपने ख्यालों में खोई हुई होती है। अब भी वो सोच रही होती है, मेरी प्रतिष्ठा निश्चित रूप से आसमान छू जाएगी, यह काम करेगा। खुश होती है और कहती है, क्या आपके पास स्टीमर है? एमा कहती है, एक स्टीमर? वह क्या है? एलिसा मन ही मन सोचती है, ऐसा लगता है कि आपसे पकाए गए खाना यह बहुत आम नहीं है। फिर एलिसा सोचती है, तो फिर वह नाश्ता और भी बेहतर होगा। देखे एमा शौक होते हुए कहती है, महारानी आप फिर क्या कर रहे हैं? फिर हम देख पाते हैं और कहती है, सबसे पहले एक बड़ा बर्तन ले और एक सूप के कटोरे को अंदर की ओर उलटकर ढलान बना दे। फिर उसके ऊपर एक सपाट प्लेट रखे, थोड़ा पानी डाले और लीजिए, एक साधारण स्टीमर तैयार है। स्वीट पोटैटो के साथ कुछ और भी करने लगती है और उसे पकाकर कहती है, मुझे लगता है यह काफ़ी होगा। फिर हम देख पाते हैं कि वो कुछ बनाती है और कहती है, मीठे आलू के कारण वह बिना चीनी के भी मीठे होंगे। वहाँ पर ड्यूक भी होते हैं और एमा भी एक बन जो होती है वो हाथ में लेती है और कहती है, महारानी बंस इतने नरम है कि वह हिल रहे हैं। एमा एक बाइट लेती है और फिर से शॉक हो जाती है और चिल्लाती हुई कहती है, यह किस तरह के खाना है? मेरे जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ। यह बहुत स्वादिष्ट है। पीछे खड़ी मेड भी क्यूरियस होती है, कहती है, यह बहुत कुछ है, इसलिए आप लोग भी कुछ खा लो। इसके बाद वो ड्यूक की तरफ पलटती है। ड्यूक भी एक बन उठाते हैं और छोटी सी एक बाइट लेते हैं और दूसरी तरफ पलट जाते हैं, जिन्हें देख कर एलिसा सोचती है, क्या गलत है? ड्यूक फिर कहते हैं, यह स्वादिष्ट है। यह सुनकर एलिसा खुश होकर कहती है, अगर ड्यूक कहते हैं कि यह स्वादिष्ट है, यह ज़रूर सफल होगा।
इसके बाद हम महल का सीन देखते हैं जहाँ अंदर ड्यूक और एलिसिया जा रहे होते हैं। वहाँ बहुत सारे लोग लाइन बाय लाइन खड़े होते हैं। बटलर कहता है प्लीज़ लाइन में खड़े रहे। एलिसिया कहती है हालांकि मैंने बैठक के लिए आधिकारिक अनुरोध पहले ही प्रस्तुत कर दिया है। बटलर वीर कहते हैं महामहिम बहुत व्यस्त इंसान है। यहाँ हर कोई उचित प्रकारों का पालन कर रहा है और इंतजार कर रहा है। एलिसिया सोचती है यह मजाक क्या है। ऐसा लगता है जैसे यह एक अस्पताल का प्रतीक्षालय है जहाँ मुझे आरक्षण कराने के बाद भी इंतजार करना पड़ता है। एलिसिया कहती है लेकिन यहाँ लाइन दर्शकों के कमरे तक नहीं जाती, यह कार्यालय तक जाती है। ड्यू कहते हैं मैंने सुना है कि महामहिम भले ही वे व्यस्त हो सभी रिपोर्टों को व्यक्तिगत रूप से सुनने पर जोर देते हैं। एलिसिया कहती है हाँ मैं जानती हूँ कि वह कड़ी मेहनत करता है, लेकिन मुझे चिंता है कि कहीं अधिक काम के कारण वह गिर ना जाए। फिर वो आगे बढ़ने लगती है। वह सोचती है ऐसा बहुत से डॉक्टर है जो बहुत अधिक काम करने के कारण बेहोश हो गए। फिर वो आगे बढ़ने लगती है तो ड्यू कहते हैं लेडी एलिसिया क्या इस तरह का व्यवहार होने के बाद भी आप महामहिम के बारे में चिंतित है। एलिसिया पीछे पलटती और कहती है लेकिन यह सबसे अच्छा है क्योंकि कोई भी बीमार ना हो। ड्यूक सोचते हैं ऐसा लगता है जैसे इन दिनों में लगातार बहक रहा हूँ मैं। फिर बटलर कहते हैं आगे अगले प्लीज़ अगले। एलिसा मन ही मन कहती है मैं डरी हुई हूँ। फिर वो शौक हो जाती है। हम देख पाते हैं कि लेडी एलिसा जा रही होती है और वो एक आवाज़ सुनती है। आवाज़ ऑफिस से आ रही है। ये कहते हुए वो आगे बढ़ने लगती है तो ड्यू कहते हैं लेडी एलिसिया। वो उनके हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं थोड़ा इंतज़ार करें प्लीज़, आप बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकते चाहे कारण कुछ भी हो। एलिसा कहती है अरे माफ़ करना मेरा ऐसा मतलब नहीं था, यह बस एक आदत है। एलिसा मनी मैंने कहती है बार्ड में यदि हम तेज आवाज़ सुनते हैं तो हमें यह जांचना होता है कि कहीं कोई मरीज गिर तो नहीं गया है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि वह का दरवाज़ा खोलता है और एक आदमी जो ये कहते हुए बाहर निकल रहा होता है कि महाराज मुझे माफ़ कीजिए। वो आदमी बहुत ज़्यादा जो डरा हुआ होता है और कहता है प्लीज़ रुकिए। एलिसा भी वहाँ होती है और दरवाजे से देख रही होती है। हम देख पाते हैं कि सम्राट तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और बर्फ़ के गोले उड़ रहे होते हैं। सम्राट गुस्से में कहते हैं मैं किसी ऐसे इंसान से निराश था जो एक भी आदेश का ठीक से पालन नहीं कर पाता। मुझे ऑर्डर करना ही होगा, विरोधी गुट का सर्वनाश। वो आदमी बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है और ज़मीन पर पड़ा होता है। एलिसा सोचती है नहीं, जब हम पहली बार मिले थे तब से वह बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वो आदमी ज़मीन पर बैठा होता है और कह रहा होता है पूरे सम्मान के साथ लॉर्ड इवांस का बेटा केवल 8 साल का है। वो डरते हुए कहता है उसे फांसी देना बहुत ही कठोर है। सम्राट कहता है यदि उसे जीवित छोड़ दिया गया तो वह एक दिन विद्रोह का बीज बन सकता है। वो आदमी डरते हुए कहता है मैं उसे मठ में बेच दूंगा। एक बार संसार से अलग हो जाने पर वह निश्चित रूप वो आत्मसमर्पण तथा अपने जीवन को बख्शने के लिए महामहिम के प्रति कृतज्ञ होगा तथा विद्रोह के विचार उनके मन में कभी नहीं आएगा। सम्राट कहता है कौन जानता है, हो सकता है वह अपने माता पिता की मौत का बदला लेना चाहे। मेरे पास पहले से ही काफ़ी दुश्मन है। एलिसिया घबराती हुई सोचती है यह बातचीत भयानक है। क्या वह 8 साल के बच्चे को मारने की योजना बना रहा है? कितना बुरा विचार है। वह सचमुच एक निर्दयी सम्राट है। इसके बाद सम्राट उसे तीखी नज़रों से घूरता है तो एलिसा डरते हुए सोचती है ओह नहीं, हमने आँख से संपर्क बनाया, मैं अभी बस मुस्कुराऊंगी। गुस्से में चिल्लाते हुए सम्राट कहते हैं आप वहाँ किस चीज़ में व्यस्त है, तुरंत चले जाओ। सुन कट होती है और हम देख पाते हैं कि बटलर कह रहे होते हैं आज का दर्शक दीर्घ यही समाप्त होती है। मुझे फिर डांटा गया, एलिसा कहती है। वो ड्यू के साथ जा रही होती है और कहती है भाप से पके हुए बंस अब बेकार है। वो लोग बग्गी में बैठे होते हैं और ड्यू कहते हैं चलो चुपचाप बेजल प्लेस लौट चले। और एलिसा कहती है तुम्हें पता है मैं वापस जाने से पहले बगीचे में एक छोटी सी सैर करने जा रही हूँ। ड्यू कहते हैं आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? एलिसा कहती है तुम मुझे कौन समझते हो, मैं बस अपना दिमाग साफ करना चाहती हूँ। और वो जा रही होती है। वो एक जगह पर आती है और सोचती है जापान में मुझे कभी इतना विशाल उद्यान देखने का मौका नहीं मिला। वहाँ बहुत सारे फूल नहीं हैं लेकिन महल फिर भी महल है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और एक जगह आती है और कहती है बगीचे में महल अलग लगता है, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा गहरे में चली गई। वो फूलों को देखती है और कहती है वाह यह सुंदर है, यह बहुत ज़्यादा सुंदर है। फूलों को देखते हुए सोचती है यहाँ तक कि क्रिसमस के गुलाब भी हैं।
वो स्ट्रॉबेरी देखती है और सोचती है, याह, जैसा मैंने सोचा था, स्ट्रॉबेरी ग्रीन हाउस में संतरे के पेड़ भी है। वो ज़मीन पर बैठी होती है और कह रही होती है, क्या वे सजावटी भी हैं? क्योंकि वे स्ट्रॉबेरी सामान के रूप में शकरकंद के फूलों का उपयोग कर रहे हैं, इसीलिए हो सकता है कि वे ऐसा ही कर रहे हों। क्या ऐसा हो सकता है कि इस दुनिया में कोई सामग्रियों को अभी तक भोजन के रूप में मान्यता नहीं दी गई है? तभी उसके पीछे कोई आता है और कहता है, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? हम एक चश्मिश आदमी को देख पाते हैं जिसके हाथ में एक टोकरी होती है। एलिसा उसकी तरफ मोड़ती है और तुरंत कहती है, मुझे माफ़ करे, मैं बिना अनुमति के अंदर आई। क्या आप ही इस बगीचे के प्रभारी हैं? वो आदमी कहता है, यह सही है, और कहता है, वैसे इस बगीचे में। एलिसा कहती है, क्या आप कुछ स्ट्रॉबेरी देना चाहेंगे? वो आदमी अजीब सा मुँह बनाता है। तो एलिसा मन ही मन ये सोचती है, क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें यह स्ट्रॉबेरी नहीं कहा जाता? वह लाल फल, वो उसे दिखाते हुए कहती है। वो आदमी कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? एलिसा कहती है, वो यह टोकरी। वह टोकरी में बहुत सारे स्ट्रॉबेरी देखती है और कहती है, क्या तुमने सब कुछ काट लिया है? यही है। वो आदमी घबरा जाता है और कहता है, क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे साझा करूं? हम इसे फेंक रहे हैं। एलिसा कहती है, इसे फेंकना, यह कितनी बर्बादी है, यह बहुत स्वादिष्ट है। फिर वो आदमी कहता है, स्वादिष्ट? क्या आप इसे खाएंगे? मैंने ऐसी चीज़ के बारे में कभी नहीं सुना। एलिसा कहती है, यह सही है, आप इसे खा सकते हैं। फिर वह मन ही मन कहती है, ऐसा लगता है जैसे वे यहाँ स्ट्रॉबेरी नहीं खाते हैं। फिर वो आदमी कहता है, खैर मुझे इसे साझा करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम क्या सोच रही हो, अर्जुन की राजकुमारी। एलिसा मन ही मन सोचती है, यहाँ तक कि सबसे निम्न रैंक वाली कॉन्सर्ट के रूप में भी ऐसा लगता है जैसे हर कोई मुझे जानता है। वो जाते हुए सोचती है, वह मुझे नकारात्मक दृष्टि से क्यों देखते हैं? वो कहती है, ओह। फिर वो आदमी कहता है, यह क्या है, क्या कुछ और है? फिर वह अपने बंस की टोकरी आगे करते हुए कहती है, प्लीज़ इसे कृतज्ञता से प्रतीक के रूप में स्वीकार करें। उसके बाद वो लड़का कहता है, यह क्या है? एलिसा कहती है, यह भाप से पका हुआ बन है, यह मीठा और मुलायम है, इसलिए कृपया इसे आजमाए। वो लड़का थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है, ऐसी अफवाहें हैं कि अर्जुन की राजकुमारी एक दुष्ट महिला है। अगर मैं कहूँ तो आप एक अजीब औरत की तरह है। एलिसा कहती है, मैं तो बस स्ट्रॉबेरी देखने के लिए क्यूरियस थी। और वो थोड़ी दूर आने के बाद कहती है, मैं बहुत क्यूरियस हो गई क्योंकि बगीचा बहुत सुंदर है। क्या आपने इसका ध्यान रखा? वो लड़का शौक हो जाता है। एलिसा खुश होते हुए कहती है, यह अद्भुत है, और भी गार्डन बहुत ज़्यादा सुंदर है, लेकिन यह पर्सनली बहुत ज़्यादा सुंदर है। मुझे लगता है कि यह मुझे सबसे अधिक कंफर्टेबल महसूस कराता है। आदमी यह उसकी बातें सुनकर कुछ नहीं कहता। एलिसा कहती है, खैर मैं वापस चलती हूँ। स्ट्रॉबेरी साझा करने के लिए शुक्रिया। अगर मैं कुछ और बनाऊँगी तो उसे आपके साथ साझा करने आऊँगी। हाँ, एक मिठाई। अगर चीनी होती तो बेहतर होता, लेकिन ऐसा लगता है कि इस देश में इसे पाना आसान नहीं है। वह कहता है, चीनी जैसी चीज़ें जिन्हें दक्षिणी देश से आयात करना पड़ता है, इन सभी पर अर्जुन साम्राज्य का उच्च टैरिफ लगता है। इसके बाद वो बताता है कि मैं सोच रहा था कि यह इतने कम मीठे खाद्य पदार्थ क्यों है। चीनी पर अर्जुन साम्राज्य का एक अधिकार है जो समुद्री व्यापार पर ध्यान केंद्रित करता है। एलिसा कहती है, मुझे माफ़ कीजिए, मैं विचारहीन थी, मेरा इरादा साम्राज्य के बारे में बुरा बोलने का नहीं था। वो आदमी कहता है, अभी बगीचे से निकल जाओ। एलिसा कहती है, हाँ। इसके बाद वह एलिसा को जाते हुए देखता है। एलिसा जाते हुए कहती है, स्ट्रॉबेरी साझा करने के लिए शुक्रिया, और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वह आदमी अपना जो होलिया है वह चेंज करता है और हम देख पाते हैं यह तो सम्राट है जो कह रहा होता है, आखिर उस औरत को क्या हो गया है, और वह उसकी बनाई गई बंस को भी नीचे फेंक देता है। सीन कट होती है और हमें एलिसा को देख पाते हैं जो कहती है, फिर से बर्फबारी शुरू हो गई। फिर वह याद करती है कि सम्राट ने उससे कहा था कि आप वहाँ किस चीज़ में व्यस्त है, तुरंत चले जाओ। यह सब याद करते हुए सोचती है, माफ़ी मांगने का प्रयास विफल हो गया है। वह जाते हुए सोचती है, मुझे उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई है, इस देश में चीनी नहीं मिल सकती। कच्चा माल गन्ना एक जैसा उत्पाद है जिस पर दुश्मन देश का अधिकार है। यह कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे केवल बहुत सारा पैसा देकर हल किया जा सके।
वह एक पेड़ के पास आती है और उसे देखते हुए एक पत्थर उठाती है और सोचती है अगर चीनी की जगह लेने के लिए कुछ है। और उस पेड़ पर चीरा लगाते हुए कहती है इससे साम्राज्य की मदद मिलेगी। फिर वो खुश होते हुए ये सोचती है मैं कभी कोशिश नहीं छोड़ूंगी। फिर वो कहती है मैं वापस आ गई। महल का सीन दिखाया जाता है। हम उसके अंदर एलिसा को देख पाते हैं जो कहती है यह जमा देने वाली सर्दी है। फिर उसे कोई पुकारता है लड़ी एलिसिया। वो घबराते हुए पीछे मुड़ती है और देखती है कि यह तो ड्यूक है। ड्यूक को देखकर एलिसा कहती है क्या आप पूरे समय यही इंतजार कर रहे थे। ड्यूक कहते हैं बिल्कुल नहीं, बर्फबारी शुरू हो गई थी, मैं बाहर जाकर देखने वाला था। आपका स्वागत है लेडी एलिसिया। एलिसिया थोड़ी सी मुस्कुराती है और कहती है थैंक यू ड्यूक, मैं सुरक्षित वापस आ गई हूँ। फिर वो आग सेकने लगती है और हम ड्यूक को देखते हैं जो उसके पीछे खड़े होते और कह रहे होते क्योंकि अंधेरा होने लगा है इसलिए मुझे जल्दी ही लाइट जला देनी हो चाहिए। फिर ड्यूक अपने जादू करते हैं, जादू करते हुए एक लाइट जला देते हैं। हम मेड को देखते हैं जो कि वहाँ पर आते हैं। एमा कहती है महारानी क्या आप गर्म पेय चाहेंगे। एलिसा खुश होते हुए कहती है शुक्रिया एमा। एलिसा एक गिलास को लेती है और कहती है यह किशमिश के साथ मिश्रण शराब है। एमा उसकी बहुत ज़्यादा नज़दीक होती है और उसे शरबत पीते हुए देख रही होती है। तो एलिसा पूछती है क्या हुआ, मेरे चेहरे पर कुछ है क्या। एमा डर जाती है और कहती है नहीं नहीं। एमा फिर हंसते हुए कहती है मैं खुद को रोक नहीं सकी क्योंकि मैं सोची थी कि आपकी त्वचा बहुत साफ़ है। एलिसा कहती है और क्या हो सकता है, जैसा कि मैंने पहले बताया शकरकंद विटामिन से भरपूर होते हैं इसलिए उन्हें अक्सर खाना अच्छा होता है। ठीक है मैं तुम्हारे लिए कुछ और स्टीम बंस बनाऊंगी। नहीं रुको, मुझे अभी एक अच्छा विचार आया है, चलो कुछ बिल्कुल नया बनाए। वास्ते हुई कहती है एमा रसोई घर का उपयोग करने जा रही हूँ। एमा कहती है थोड़ी समय रुके महारानी फिर से। फिर वो वहाँ से जाने लगती है और एमा और ड्यूक भी उसे देख रहे होते हैं। एलिसा कहती है अगर मैं इसे प्लेट पर रखूं यह तैयार है। वह कहती है स्ट्रॉबेरी गाढ़ा दूध आइसक्रीम। इसे देखकर एमा शौक हो जाती है और कहती है यह क्या, यह उस फूल का फल है जिसे कुलीन लोग पसंद करते हैं, क्या तुमने इसे चुराया। एलिसा कहती है चुरा लूँ, मुझे वह चीज़ें माली से मिली जो अच्छी नहीं लग रही थी। फिर एलिसा कहती है दूध को उबालकर मैंने बिना चीनी के भी कम कैलोरी वाला गाढ़ा दूध बनाया। फिर मैंने इसे खोखली स्ट्रॉबेरी के अंदर डाल दिया और इसे बाहर जमा दी और स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड मिल्क आइसक्रीम तैयार है। यह मीठा और खट्टा, स्वादिष्ट और विटामिन सी से भरपूर होता है इसीलिए यह त्वचा के लिए भी अच्छा है। यह सुनकर एमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। एल्सा कहती है हर कोई इसे आजमाए। एमा कहती है मैं इसका आनंद लूँगी। उसके बाद मेड्स उन्हें खाने लगती है और एमा बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है यह तीखा और कुरकुरा है। और फिर धीरे धीरे अंदर का गाढ़ा दूध पिघल जाता है। अन्य मेड से कहती है मुझे नहीं पता था कि स्ट्रॉबेरी का स्वाद इतना अच्छा हो सकता है। एलिसा कहती है सही, मुझे खुशी है कि आपका यह पसंद आया। फिर एलिसा को कोई बुलाता है लेडी एलिसिया और यह कोई और नहीं ड्यूक होते हैं। ड्यूक के हाथ में एक लेटर होती है। उसे देते हुए ड्यूक कहते हैं सामाजिक समारोह के लिए निमंत्रण, जिसे देखकर एलिसिया तो शौक हो जाती है। ड्यूक लेटर को देते हुए कहते हैं सामाजिक जमा बड़ा। एलिसा हंसते हुए कहती है वह क्या है। इसके बाद ये आबर ड्यूक बताने लगते हैं कि सामाजिक मेल जोल एक भोज है जो महीने में एक बार आयोजित होता है। यह एक ऐसा समागम है जहाँ महामहिम सम्राट और उनकी सभी तरह पत्नियाँ एक ही समय में एक ही स्थान पर एकत्रित होती है। यह सुनकर एलिसा सोचने लगती है वह सभी तरह, लेकिन इसका मतलब। फिर वो खुश होते हुए कहती है यह अपील करने का एक उत्तम अवसर है। ड्यूक कहती है यह सही है। एलिसा सोचने लगते हैं महारानी का चयन वहाँ किए गए मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा, अभी तक नहीं। अभी भी बदलाव की संभावना है। उस स्थिति में आया स्ट्रॉबेरी का उपयोग करें। भले ही वे उन्हें यहाँ नहीं खाते, उन्हें फूलों की तरह प्यार किया जाता है। मुझे यकीन है कि सम्राट और अन्य पत्नियाँ सकारात्मक प्रक्रिया देंगी, लेकिन मुझे स्ट्रॉबेरी मिली है वह सही नहीं है इसीलिए मैं उनका उपयोग नहीं कर सकती। इसके बाद सिनकट होती है और हम देखते हैं कि एलिसिया को एमा कपड़े पहना रही होती है और एलिसिया चिल्ला रही होती है। एमा कहती है महारानी क्या आप ठीक है। एलिसिया करके आते हुए कहती है नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मर रही हूँ। एमा कहती है उसके लिए नहीं, मेरा मतलब सामाजिक मेल जोल से। एलिसिया कहती है ओ अरे ऐसा है। फिर वो एक बोतल को देखती है और कहती है मैं इसे आजमाने की सोच रही हूँ इस मैपल सिरप के साथ। एमा कहती है मुझे अनुमान नहीं था उस मैपल वृक्ष का रस कितना मीठा हो सकता है।
फिर वह सोचती है पेड़ में एक चीरा लगाकर और रस को एक कंटेनर में इकट्ठा करके फिर इसे उबाल कर छान ले। आप मैफल सिरप बना सकते हैं होती है। और कुछ देर बाद हम देख पाते हैं कि एलिसा कपड़े पहनने के बाद बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रही होती है। एलिसा से मिलने ड्यूक आते हैं और कहते हैं लेडी एलिसा सब कुछ तैयार है। एलिसा कहती है शुक्रिया ड्यूक। एमा पूछती है क्या कल आप रसोई में यही बना रहे थे। एलिसा कहती है यह सही है, मैं उनसे सामाजिक समारोह में इसे मिठाई के रूप में परोसने के लिए कहा है। फिर एमा कपड़े को हटाती हुई कहती है मैं इसके मैफल सिरप का प्रदर्शन करने की योजना बना रही हूँ। फिर वो वहाँ पर मैकरोन्स दिखाती है। मैकरोन्स दिखाते हुए वो कहती है हालांकि पाउडर चीनी बनाना थोड़ा मुश्किल था, मैंने मैफल सिरप से नमी को बाष्पित करके उसे चीनी के रूप में परिवर्तित किया, फिर उसे बेक किया। एमा कहती है स्ट्रॉबेरी की बात करें तो आपके हाथ से मिठाई प्राप्त करने के बाद मेरी त्वचा में सुधार आ गया है, यहाँ तक कि मेरे मुहासे भी पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। तो एलिसा कहती है यह राहत की बात है। फिर वो मन ही मन कहती है हालांकि मुझे नहीं लगता कि कुछ स्ट्रॉबेरी खाने से यह इतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। एलिसा एमा से कहती है क्या आप एक बार कोशिश करना चाहेंगे। एमा खुश होते हुए कहती है क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ, शुक्रिया। एलिसा मन ही मन कहती है वह अब और हिचकिचा नहीं रही है। फिर एमा एक बाइट लेती है और खुश होते हुए कहती है यह बहुत मीठा है महारानी, यह पहली बार है जब मैंने इतना मीठा कुछ खाया है, क्या सचमुच इसमें चीनी नहीं है। एलिसा कहती है यह महफल है, यह मीठा होता है लेकिन इसमें चीनी की तुलना में कम कैलोरी होती है और यह खनिजों से भरपूर होता है। यह सुनकर एमा पूछती है खनिज, मुझे उनके बारे में नहीं पता लेकिन उनका स्वाद अच्छा है। एलिसा कहती है ड्यूक क्या आप भी कुछ आजमाना चाहेंगे। ड्यूक मुस्कुराते हुए कहती है यह मिठाई भी बहुत स्वादिष्ट है, हालांकि मैं चाहता हूँ कि आपने अपना तरीका थोड़ा पहले ही बदल लिया होता। एलिसा हंसती है और सोचती है वह हमेशा की तरह कठोर है। इसके बाद हम हल्का सीन देख पाते हैं जहाँ अंदर ड्यूक और एलिसा होते हैं। एलिसा जाते हुए कहती है मैं घबरा रही हूँ। ड्यूक कहते हैं आप पहले बहुत अनकंफर्टेबल थे, क्या अब सब कुछ तैयार नहीं है। एलिसा कहती है यह सही है, सब कुछ पूरी तरह से तैयार है। मैंने मैकरोन को मिठाई के रूप में परोसने के लिए कहा है और मैंने मैफल सिरप के उचित परिचय देने का अभ्यास किया है। मुझे यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह दोनों दरवाजे तक पहुँचते हैं तो ड्यू कहते हैं मैं यहाँ इंतजार करूँगा, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। एलिसा अब आ जाती है और बहुत सारे लड़कियों को देख पाती है जो फुसफुसा रही होती है, पता नहीं क्या वो बताया नहीं गया है। एलिसा मन ही मन कहती है जनवरी से सितंबर तक के महीनों के लिए 13 पत्नियां एक एक रत्न का प्रतीक है। उन्हें उन रत्नों के नाम पर एक महल प्रदान किया गया। वहाँ पर एक लड़की खड़ी होती थी मैंने सोचा था कि बेजल पैलेस की पत्नी इसमें शामिल नहीं होंगी। यह सुनकर एलिसा शॉक हो जाती है और सोचती है बैंडी जिसने मुझे मेरे पहले दर्शकों के दौरान कठिन समय दिया था। एलिसा कहती है मैं आज आपके दयालु मार्गदर्शन की आशा करती हूँ। लेडी बैंडी कहती है कितना बेशर्म। एलिसा वहाँ पर बैठ जाती है। बैठने के बाद वह एक लेडी को देख पाती है जो कि पूरे आंख बंद करके वहाँ पर बैठी होती है। अचानक से वह वहाँ से उठती और जाने लगती है। उसे देखकर एलिसा सोचती है वह इंसान, उसके नाखून चम्मच जैसे है, उसका रंग भी अच्छा नहीं लग रहा है, हो सकता है वह ख़राब हो। उसके जाने के बाद एलिसिया भी बाहर आती है तो ड्यूक उसे देखकर पूछते हैं लेडी एलिसिया क्या हुआ, सामाजिक मेल जोल शुरू होने वाला है। ड्यूक बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। एलिसिया उस लड़की को देखती है और कहती है वह महिला ठीक नहीं दिखती, और देखती ही दिखती वह अचानक ज़मीन पर गिर जाती है। एलिसिया चिल्लाती है यह सीरियस है। ड्यूक उसके हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, सामाजिक मेल जोल शुरू होने वाला है। एलिसा मन ही मन सोचती है यह सही है, मैं सामाजिक समारोह के लिए आई थी। ड्यूक के हाथ छोड़कर भागने लगती और कहती है एक इंसान की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह कहते हुए वो आगे बढ़ती है तो ड्यूक कहते हैं लेडी एलिसा आप क्या कर रही है। एलिसा कहती है यह एक आपातकाल है, हम जितनी जल्दी प्रतिक्रिया करेंगे उतना ही बेहतर होगा। ड्यूक कहते हैं यह तो डॉक्टर पर छोड़ देना चाहिए, यह डॉक्टर का काम है। एलिसा कहती है तो फिर आप भी जाकर किसी को बुलाए, मैं इस बीच उनकी देखभाल करूंगी। ड्यूक वहाँ से जाने लगते कहते हैं मैं समझा, मैं एक डॉक्टर को लाऊंगा। एलिसा कहते हैं शुक्रिया ड्यूक, मैं अब आप पर भरोसा कर रही हूँ।
फिर वो मनीमन कहती है सबसे पहले मुझे यह देखना है कि वह होश में है या नहीं। वो पूछती है तुम ठीक हो। वो लड़की कर्रा रही होती है तो अली से कहती है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। वो मनी मन कहती है छाती हिल रही है इसीलिए वह सांस ले रही है, लेकिन जब मैंने उसे बुलाया वह कोई जवाब नहीं दे रही है। वो उसके हाथों की नब्ज चेक कर वह यहाँ पर उसे दवा पिलाती है और सोचती है उसके एनीमिया के लक्षणों को देखते हुए हो सकता है कि वह डाइटिंग कर रही हो। इसके बाद वो लड़की आंखें खोलती है तो एलिसिया मन ही मन कहती है भगवान का शुक्र है। एलिसिया पूछती है आप अचानक बेहोश हो गए, आप कैसे महसूस कर रहे कि आप ठीक है। वो लड़की कहती है क्या आपने मेरा दवा किया है। एलिसिया कहते हैं नहीं, मैं एक कंसर्ट हूँ। यह सुनने के बाद वह लड़की शौक होते हुए कहती है सामाजिक मेलजोल क्या यह पहले ही शुरू हो चुका है। एलिसा कहती है तुम्हें थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है। एलिसा कहती है अब प्लीज़ बैठ जाओ, आपका मन भले ही साफ हो गया हो लेकिन आपका शरीर अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, इसलिए बेहतर है कि इसे आराम से लिया जाए। वो लड़की कहती है मुझे लापिस लाजुली महल प्रदान किया गया क्योंकि मैं महारानी चयन प्रतियोगिता में बिछड़ गई थी। मेरे पिता ने तो मुझे पत्र लिखकर बताया कि वह मुझसे कितने निराश है। मैंने खाना खाने से परहेज किया क्योंकि मैं अधिक सुंदर दिखना चाहती थी। लड़की कहती है माफ़ करें क्या मैं आपका नाम पूछ सकती हूँ। वो खुश होते ही कहती हैं मैं सुजाना वान प्योरॉन हूँ। एलिसिया कहती है मैं एलिसिया कोलोसिया डी अर्जुन हूँ। यह सुनकर वो लड़की कहती है मैं समझी। वह लड़की कहती है मैंने अर्जुन राज्य की कॉन्सर्ट के बारे में सुना था। वह कहते हैं कि वह एक कुख्यात खलनायक है, इसलिए मैंने सोचा कि आप कोई और हो सकते हैं। एलिसिया हंसते हुए कहती है मेरी खराब प्रतिष्ठा मुझसे पहले ही चली आती है। वो लड़की थी लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि यह अफवाह ये बकवास। इसके बाद वहाँ पर डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि मरीज कहाँ है। एलिसिया कहती है क्या आप इलाज करेंगे। आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं ब्रेजल पैलेस की कॉन्सर्ट हूँ। डॉक्टर कहता है मैंने पूछा कि मरीज कहाँ है ना, मैं व्यस्त हूँ इसीलिए मुझे तुरंत रास्ता बताओ। एलिसिया कहती है वह मरीज है। इसके बाद हम सम्राट को देखते हैं जिसके आसपास उसकी रानियाँ बैठी होती हैं और वहाँ पर बहुत सारे स्वादिष्ट खाने भी सजा कर रखे होते हैं। सम्राट कह रहा होता है ऐसी भी पत्नियाँ हैं जो इस समारोह में शामिल नहीं हुई। इसके बाद वही लेडी बेंडी उठी थी और कहती है महाराज लिपिस लाजुली महल और बजैल महल की पत्नियों के बारे में बात कर रहे हैं ना। वह यहाँ पर टोंट मारते हुए कहती है ऐसा लगता है कि उन्होंने सोचा कि इसमें भाग लेना व्यर्थ था। इसके बाद हम देखते हैं कि बटलर आते हैं और कहते हैं मैं मिठाई ले आया हूँ। इसके बाद मैकरॉन निकाली जाती है और वह जो रानियाँ होती है वो शौक हो जाती है और कहती है यह क्या है, इसे कैसे तैयार किया। डेव कहते हैं मैं कोई चीज़ अपने मुँह में नहीं डाल सकता अगर मुझे पता ना हो कि उसे किसने तैयार किया है। बटलर कहता है मैं इसे ले जाऊँगा। सीन कट होती है और हम महल की सीन दिखाते हैं जहाँ पर ड्यूक बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं और एलिसा तो अपनी माथा ही पकड़ लेती और कहते हैं मैंने बहुत मेहनत की और उन्होंने उन्हें छुआ तक नहीं। मैं मैफल सिरप के बारे में बात भी नहीं कर सकती, मुझे क्या करना चाहिए। ड्यूक कहते हैं इसमें कोई मदद नहीं हो सकती लेडी एलिसिया, आखिरकार आप महत्वपूर्ण सामाजिक समारोह में शामिल नहीं हुई। फिर वो सोचती हैं कि किस तरह वह उस लेडी की मदद करने गई थी और उसे देर हो गया। डी कहते हैं ईमानदारी से कहूँ तो मैं हैरान था, मैंने सोचा था कि आप अधिक आत्मकेंद्रित इंसान हैं। एलिसिया कहती है खैर मुझे लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। एक और सामाजिक सभा होगी और मेरे पास अभी भी मैफल सिरप है, इसीलिए मैं अगले अवसर की तलाश में रहूँगी। एमा आती है और कहती है आपने इन्हें मैकरन कहा है ना, कितनी शर्म की बात है। एलिसा मन ही मन कहती है ऐसा लगता है कि वह कुछ खाना चाहती है। एलिसा हंसते हुए कहती है हमारे पास बहुत कुछ बचा है तो आइए उसे दूसरों के साथ बांटें। एमा खुश होते हुए कहती है ऐसा जैसा कि आपने उम्मीद की थी लेडी एलिसा मुझे मिल गया। वो उन टोकरी को उठाकर वहाँ से जाने लगती है तो एलिसा पीछे से कहती है अरे ज़रा रुको, मुझे बस थोड़ा सा चाहिए, क्या आप 5 या 6 टुकड़े करके उन्हें पैक कर सकते हैं। इसके बाद सीन कट होती है और हम एलिसिया को गार्डन में देखते हैं जो कह रही होती है यह अब भी उतना ही सुंदर है जितना पहले था। इसके बाद वो उस आदमी को देखती है और कहती है गार्डनियर। वो उठता है और पूछता है तुम यहाँ क्यों हो। एलिसा कहते हैं मैं अपने द्वारा बनाए गए कुछ खाना आपके साथ साझा करने आई हूँ। यह स्ट्रॉबेरी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद देने के लिए है।
इसके बाद वो उस टोकरी को उठाता है। इसके बाद वो उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या आपको लगता है कि मैं इसे स्वीकार करूँगा? एलिसा मन ही मन कहती है, यह सही है। वह हंसते हुए कहती हैं, क्या आप चिंतित हैं कि यह जहर हो सकता है? यह जहरीला नहीं है, यह बहुत मीठा और स्वादिष्ट है। इसके बाद वह एक खाकर दिखाती है और कहती है, भले ही मैंने इन्हें बनाया हो, यह बहुत स्वादिष्ट है। वो लड़का कहता है, यह कैसा व्यवहार है? एलिसा कहती है, मैंने पिछली बार आपके द्वारा साझा किए गई स्ट्रॉबेरी को तोड़ने का प्रयास किया। एक प्रयास करें। यह कहते हुए वो आगे टोकरी बढ़ा देती है। वो लड़का भी उन मैक्रोन्स को अच्छी तरह से देखता है और कहता है, मैंने सुना है कि आप एक महत्वपूर्ण सामाजिक समारोह में शामिल नहीं हो सके। एलिसा कहती है, क्या अफवाह इतनी दूर तक फैल चुकी हैं? वह हंसते हुए कहती है, कितना शर्मनाक। मैंने इसके लिए कई तरह की तैयारी की थी, लेकिन यह ठीक नहीं हुआ। एलिसा कहती है, अरे हाँ, मैंने अभी तक आपका नाम नहीं सुना है। लड़का कहता है, एक साधारण माली का नाम जानने से क्या लाभ? एलिसा कहती है, मेरे लिए आप उन स्ट्रॉबेरी को साझा करने वाले एक लाभार्थी की तरह है। मैं आपका हमेशा मालिक कह कर नहीं बुला सकती। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? और लड़का कहता है, डोमिनिक। यह सुनने के बाद एलिसा कहती है, आह, मैं समझ गई मिस्टर डोमिनिक, आपसे मिलकर अच्छा लगा। वह अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो वह उसे अजीब तरीके से देखता है और उसकी तरफ पीट करके खड़ा हो जाता है और कहता है, मेरा अर्जन साम्राज्य से किसी के करीब आने का कोई इरादा नहीं है। एलिसा मन ही मन कहती है, खैर, इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती। आखिरकार मैं एक शत्रु राष्ट्र का खलनायक हूँ। मेरा अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। वह कहती है, मैं फिर आऊँगी। जब आपका मन हो तो कृपया इन्हें आजमाएं। वह चली जाती है। उसके जाने के बाद सम्राट अपने असली रूप में आता है और मैक्रोन को उठाता है और अच्छे से देखता है। वो सोचता है कि उस दिन भी मैक्रोन उसके महल में आई थी। वो सोचता है उस समय वो उस मिठाई को अच्छी तरह से देखता है और एक बाइट लेता है और शौक हो जाता है और सोचता है, यह सुंदर, क्या यह चीनी है? नहीं, यह सही नहीं लगता। इसका स्वाद अलग तरह का है। धरती पर यह क्या है? वह कुछ इस तरह की तैयारी करने तक चली गई। फिर भी वह सामाजिक समारोह में क्यों नहीं गई? क्या वह महारानी पद का लक्ष्य नहीं रख रही है? वो देखता है कि लगभग उसने सारे मैक्रोन खा लिए और कहता है, मैंने सब खा लिया। फिर वो एलिसा के बारे में सोचता है, कहता है, अगली बार जब हम मिलेंगे मुझे उससे इसका कारण पूछना होगा। इसी के साथ दोस्तों, हमारी मानवा होती है ख़त्म। मिलते हैं एक और नई मानवा के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, टाटा।